उस कारोबारी की मेज पर एक नहीं 3-3 कंप्यूटर स्क्रीन लगी थी। सामने दीवार पर टीवी का प्रसारण चल रहा था। उसकी स्क्रीन पर लाल हरे रंगों में कई संख्याएं धमाचौकड़ी कर रही थीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्वतों की श्रृंखलाओं जैसे चार्ट बन और बिगड़ रहे थे। कभी लाल लाइनें उभर कर गायब हो जाती थीं तो कभी हरी लाइनें। स्क्रीन पर नजरें टिकाए वह व्यक्ति अचानक फोन पर चीखा, सौदा काटो जल्दी, लेवल पता चल गया है। यह लेवल की चर्चा, चार्ट की पढ़ाई दरअसल शेयर बाजारों, कमोडिटी और विदेशी मुद्रा के बाजारों का ज्योतिष शास्त्र है, जिसे देखकर सेकंडों में करोड़ों इधर उधर हो जाते हैं। इन संख्याओं को पढ़ने वाले लोग वक्त पर शेयरों, तेल, धातुओं की कीमतें भांप लेते हैं। बाजार से पहले या तो मुनाफा कमा लेते हैं या नुकसान बचा लेते हैं। यहाँ तक कि वे मंदी की संभावना भी आंक लेते हैं। इस वक्त शेयर बाजार पेंडुलम हो गया है। बाजारों का हर दूसरा माहिर बाजार के बढ़ने या गिरने के स्तर यानी लेवल बता रहा है। इस नजूमी विद्या या चार्ट के जानकारों की बनाई है। कई तोता ज्योतिषी तो मोबाइल ऐप पर टेक्निकल चार्ट पढ़ाकर लोगों से ऑप्शन ट्रेडिंग करा रहे हैं। यह हुनर 17वीं सदी के जिस कवि या दार्शनिक की देन माना जाता है, उसने एलानिया तौर पर लिखा था कि लोगों को शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाजार के किसी घटनाक्रम को समझने की हमारी क्षमता बहुत सीमित है। ऐसे में एक शानदार सलाह पर किया गया सौदा भी सब कुछ तबाह कर सकता है। मगर लोग सुनते कहाँ हैं? कौन था यह कवि दार्शनिक? टेक्निकल एनालिसिस का पितामह यूरोप में पैदा हुआ था या जापान में? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। कहते हैं ईसा पूर्व ग्रीक बाजारों में असीरियन कारोबारी सामानों की कीमतों का पुराना हिसाब रखते थे। यह हिसाब आने वाले वक्त में किसी सामान की कीमत में बढ़ोतरी या कमी का पैटर्न समझने में मदद करता था। यानी अगर खराब मौसम में पहले कीमतें बढ़ी थीं तो फिर आगे मौसम बिगड़ने पर ऐसा ही होगा, इसका खतरा था। अलबत्ता पुरानी कीमतों के आधार पर भविष्य के रुख को आंकने की कला यानी आज की टेक्निकल एनालिसिस का सबसे ज्ञात इतिहास हमें एम्स्टर्डम में मिलता है। एम्स्टर्डम में पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था। वहां डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग शुरू हुई थी, जो भारत से कारोबार के लिए बनी थी। इस कंपनी का किस्सा हम पहले इस कार्यक्रम में सुन चुके हैं। जोसेफ डेला वेगा मूलतः अर्जेंटीना के निवासी थे। छोटी उम्र में वे एम्स्टर्डम आ गए। उस वक्त की कारोबारी दुनिया इसी शहर के आसपास घूमती थी। जोसेफ हीरे के व्यापारी थे, दार्शनिक थे और कवि भी थे। साल 1688 में उन्होंने किताब लिखी थी, कन्फ्यूजन ऑफ कन्फ्यूजन्स। गजब की किताब है यह दुनिया की पहली स्टॉक इन्वेस्टमेंट गाइड है। इसे शेयर बाजारों में कारोबारी तौर तरीकों का पहला शास्त्र माना जाता है। कन्फ्यूजन्स जिस वक्त लिखी जा रही थी उस वक्त एम्स्टर्डम का वित्तीय जगत स्टॉक क्रांति से तप रहा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों में थोक में सौदे हो रहे थे। सट्टेबाजी से नुकसान हो रहा था। तरह तरह की भविष्यवाणियां की जा रही थीं। सब कुछ आज जैसा ही था। इसी किताब में जोसेफ डेला वेगा ने पुरानी कीमतों के आधार पर भविष्य के रुख को समझने की सूझ दी थी। कन्फ्यूजन ऑफ कन्फ्यूजन्स को वित्तीय बाजारों में बिहेवियर इकोनॉमिक्स की उपनिषद माना जाता है। इसी दौरान एम्स्टर्डम से हजारों मील दूर जापान के सकाता में टेक्निकल एनालिसिस का एक और प्रयोग शुरू हुआ। यह जापान का ईडो युग था। तोकुगावा लेयासु का जापान पर शासन था। राजनीति स्थिर थी। जापान के लिए वह आर्थिक प्रगति का युग था। यह बात 1710 की है। उस वक्त तक चावल के बाजार में फ्यूचर्स के सौदे होते थे, जहां कीमतों को वक्त से पहले भांपने की जरूरत थी। सकाता के एक समृद्ध व्यापारी थे होमा मोनेशिया। वे अरसे से चावल में कमाई बढ़ाने का रास्ता तलाश रहे थे। वक्त पर फायदे के सौदे करने के लिए होमा मोनेशिया ने
कीमतों को पढ़ने का एक कैंडलस्टिक पैटर्न विकसित किया था। मुनेशिया समय से पहले चावल की कीमतें माप लेते थे। उन्होंने खूब पैसा कमाया। बाद में अन्य व्यापारी भी इसी कैंडल पैटर्न का प्रयोग करने लगे। होमा मुनेशिया ने भी 1755 में किताब लिखी थी। नाम था द फाउंटेन ऑफ गोल्ड, द थ्री मंकीज रिकॉर्ड ऑफ मनी। इस किताब में तकनीकी चार्ट पढ़ने की आर्ट दिलचस्प ढंग से समझाई गई है। चावल के बाजार को समझने में होमा मुनेशिया का नाम इतना बड़ा था कि तत्कालीन सम्राट ने उन्हें अपना वित्तीय सलाहकार बनाया था। होमा मुनेशिया को समुराई की मानद उपाधि भी मिली थी। जापान में आज भी कैंडलस्टिक चार्ट को सकाता चार्ट कहा जाता है। यही वक्त था जब चीन में कारोबारी कन्फ्यूशियस के नियमों के आधार पर बाजार का उतार चढ़ाव समझने की कोशिश कर रहे थे। चीन के महान संत कन्फ्यूशियस ने कहा था कि कोई वस्तु 100 दिन से ज्यादा महंगी या सस्ती नहीं रहती। कहते हैं चीन के कारोबारियों के लिए यह सूत्र टेक्निकल एनालिसिस का पहला अध्याय था। जिस चार्ट आर्ट पर बाजारों के गिरने या बढ़ने की भविष्यवाणी की जाती है, उसकी शुरुआत चार्ल्स डाउ से होती है। वह डाउ जोन्स कंपनी के संस्थापक थे। उन्होंने अमेरिका में शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट शेयरों की कीमतों का लंबा अध्ययन किया था। 1896 के बाद हुए हर बदलाव को परखकर चार्ल्स डाउ ने डाउ थ्योरी पेश की, जो शेयरों की कीमतों में औसत बढ़त और कमी का सिद्धांत बताती है। अमेरिका का प्रमुख स्टॉक इंडेक्स डाउ जोन्स एवरेज दरअसल चार्ल्स डाउ के रिसर्च से रिश्ता रखता है। चार्ल्स डाउ के जीवित रहते हुए यह अध्ययन प्रकाशित नहीं हुआ। 1920 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के संपादक विलियम हैमिल्टन ने चार्ल्स डाउ के अध्ययन को प्रकाशित किया। इसके बाद तो चार्ट और एवरेज शेयर बाजार की गणनाओं का हिस्सा बन गए। वैसे स्टॉक्स और कमोडिटी के टेक्निकल एनालिसिस की कला निकारागुआ के चीफ अकाउंटेंट रॉल्फ नेल्सन इलियट की कर्जदार भी है। निकारागुआ पर उस समय अमेरिका का शासन था। अमेरिकी सरकार ने नेल्सन इलियट को वहां अकाउंट संभालने के लिए भेजा था। सेंट्रल अमेरिका के खराब मौसम में वह गंभीर रूप से बीमार हो गए। अमेरिका लौटकर राल्फ नेल्सन ने खुद को शेयरों की कीमतों के विश्लेषण में लगा दिया। राल्फ नेल्सन इलियट ने बीते 75 साल में शेयरों की कीमतों के दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और सालाना उतार चढ़ाव का विश्लेषण किया। आंकड़ों का यह पूरा हिसाब किताब उन्होंने हाथ से बनाया था। चौंकिए नहीं, जी हाँ, हाथ से। इस आधार पर उन्होंने प्रस्तुत की इलियट वेव थ्योरी। यह थ्योरी 1935 में उनकी किताब द इलियट प्रिंसिपल में प्रकाशित हुई। इलियट थ्योरी ने ही पहली बार बताया कि शेयरों के उतार चढ़ाव में निवेशकों और व्यापारियों का मनोविज्ञान बड़ी भूमिका निभाता है। रॉल्फ नेल्सन इलियट 1948 में दुनिया छोड़ गए। 1970 में मेरिल लिंच के एक युवा एनालिस्ट रॉबर्ट प्रीचर ने इलियट के इस काम को लोगों के सामने पेश किया। शेयर या कमोडिटी बाजार हमेशा से आकर्षक और घातक रहा है। तभी तो जोसेफ वेगा ने अपनी किताब कन्फ्यूजन ऑफ कन्फ्यूजन्स में लिखा था कि शेयरों के सौदे दुनिया का सबसे पारदर्शी और सबसे धोखेबाज कारोबार है। यह धंधा सबसे सम्मानित भी है और सबसे कुख्यात भी। यह शानदार भी है और विकृत भी। यह ज्ञान और विश्लेषण का शिखर भी है और फर्जीवाड़े का गर्त भी। यहाँ सूझबूझ का चमत्कार भी दिखता है और दुष्टता की नई सीमाएं भी। यहाँ कामयाबी भी है और तबाही भी। शेयरों का बाजार ग्रीक मिथकों के अभिशप्त नायक सिसिफस की तरह है, जो विशाल पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और फिर पत्थर लुढ़ककर नीचे आ जाता है। सिसिफस वापस उस पत्थर को धकेलकर पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। यह क्रम युगों से, सदियों से जारी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार हो या आज के बाजारों में शेयरों के सौदे, तकनीकें बदली हैं, बाजार का मिजाज नहीं। यह बाजार आज भी उतना ही अप्रत्याशित और निर्मम है और शायद उतना ही रोमांचक भी जितना पहले था। तो अगर आप शेयरों की खरीद फरोख्त में लगे हैं, कमोडिटी बाजार में निवेश करते हैं, विदेशी मुद्रा के सौदे करते हैं, तो अमेरिका से लेकर जापान तक फैले 350 साल पुराने गुरुओं की बात सुनिए और इन बाजारों में 30 मारखा मत बनिए। यह था आज का किस्सा।
क्या आपने मनी 9 का ऐप डाउनलोड किया? नहीं तो तुरंत कीजिए, क्योंकि किस्सों का सिक्का सबसे पहले आपको वही मिलता है। देखते रहिए मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है।